दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट ज़रूर करें। जय हिंद। आज इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का 5वां लेसन दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाने के लिए इसके एक एक पहलू को अच्छे से तैयार करें। चैनल पर आप नए हैं तो जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमने कक्षा 10 के और भी विषय हैं वो अच्छी तरह से पढ़ा रखे हैं, जैसे हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। विज्ञान के पूरे लेसन कक्षा 10 विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो हम लेसन को शुरू करते हैं। इस लेसन में हम दैनिक जीवन में रसायन के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले कि ए है, इसमें तो कुछ नाम दे रखे हैं, तो अगली तरफ है कुछ अम्ल दे रखे हैं। तो इसमें पहला है सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। फिर सेकंड है इमली। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल के कारण ही इमली है वो खट्टी होती है। अब इसमें थर्ड है संतरे में। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर अगला है जठर रस। जठर रस है वो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो और भोजन को ना क्षारीय अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अगला है लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। फिर अगला है आर्यनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार को परिभाषित कीजिए। तो वैसे सामान्यतः अम्ल क्षार को कैसे हम जानते हैं? अम्ल होता है वो तो स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार है वो स्वाद में कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लेकिन आर्यनीय संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा अलग होती है। आर्यनीय संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन या फिर H+ आयन है वो उत्पन्न करते हैं, और क्षार है वो वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH- आयन उत्पन्न करते हैं। फिर अगला है कि इसके अनुसार प्रबल व दुर्बल अम्ल क्षार के उदाहरण बताइए। तो आर्यनीय संकल्पना के अनुसार प्रबल अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। फिर है नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। फिर है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल होते हैं इसमें एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसे हम पहले भी पढ़ा था, ये सिरके में पाया जाता है। फिर है कार्बोनिल अम्ल H2CO3। अगला है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल्ट वाइज। यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। फिर अगला है ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार को परिभाषित कीजिए। तो इसके अनुसार अम्ल व क्षार कौन से होते हैं? इसके अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन दान करते हैं वो तो होता है अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो होते हैं क्षार। ये ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना है, इसे हम संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा संकल्पना भी कहते हैं। फिर इसे रासायनिक समीकरण द्वारा समझिए। तो रासायनिक समीकरण है, जब हम HCl एक अम्ल है, इसकी हम रिएक्शन H2O के साथ में यानी जल के साथ में करवाते हैं तो H3O+ यानी क्षार बनता है। क्षार बनता है तो ये HCl है ये अपना प्रोटॉन है वो दान कर देता है, तथा क्षार H3O+ है ये प्रोटॉन ग्रहण करके क्षार बनाता है, तथा Cl- है वो निकल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है अम्ल धातु के साथ में क्रिया। जैसे कि रासायनिक समीकरण ये है अम्ल और क्षार के कैसे बनता है। फिर
अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं और रासायनिक समीकरण भी लिखो। इसे इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि अम्ल और धातु के में रासायनिक समीकरण बना के दे दें और आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में पूछ ले। या फिर जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर गैस अक्ष बनती है, तो हमें पूछ लिया जाएगा कि गैस अक्ष का नाम बताइए और अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो हमें पता है कि अम्ल और धातु के साथ में क्रिया करके वो H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। और फिर अगला है कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके गैस अक्ष बनती है, तो ये कौन सी गैस है? तो जिंक है, ये तो है धातु। और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनता है और अक्ष गैस कौन सी बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, अधातु व धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातु होते हैं वो तो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के, और जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी सांद्र HNO3 तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी सांद्र HCl का 1:3 मिश्रण होता है, वही अम्लराज कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये पहले भी बताया कि अम्लों का राजा है वो सल्फ्यूरिक अम्ल को यानी H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, 7 का क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा उसका उपयोग लिखिए। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH की होल ट्वाइज, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH की होल ट्वाइज। तो इन दोनों का यूज है वो और प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, लेकिन अंतर इतना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, लेकिन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज है वो पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है कि फिटकरी का सूत्र व उपयोग लिखिए। तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है? फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइज 0.24H2O। और फिटकरी का क्या यूज है? तो फिटकरी का यूज करते हैं हम जल के शोधन या जल के शुद्धिकरण में। फिर अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का निर्माण किसने किया तथा परिभाषित कीजिए। पीएच का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है और किसी विलयन की अम्लीय, क्षारीय व उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है? तो पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था? पीएच स्केल का निर्माण किया था सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। फिर अगला है कि इसकी क्या परिभाषा होती है? जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक है वही पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक का वो पीएच कहलाता है, अर्थात H+ आयन की सांद्रता को ये प्रदर्शित करता है पीएच। पीएच बराबर होता है -log H+ आयन। फिर है कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है? तो पीएच स्केल है उस पर 0 से लेकर 14 तक मान लिखे हुए होते हैं। जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो वो विलयन है वो अम्लीय होता है, और जब पीएच का मान 7 से अधिक या 14 तक होता है तो वो विलयन होता है क्षारीय, और जब पीएच का मान 7 होता है तो विलयन होता है उदासीन। आशुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब? ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या होता है तब दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में रखा जाता है, रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं किया जाता तो क्या होता है? तो पहला कि दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में रखा जाता है तो क्या होता है? तो पता है कि दही या खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्ल होते हैं, और इनको धातु के बर्तनों में रखेंगे तो हम ये तो लवण बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें लवण का निर्माण हो जाएगा और H2 गैस है वो बुलबुलों के रूप में उत्सर्जित होगी। फिर अगला है कि रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं किया जाता तो क्या होता है? क्या होगा? दांतों का इनिमल है वो नष्ट होगा, दांत वो खराब हो जाएंगे। दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन से बैक्टीरिया वो क्रिया करके और अम्ल उत्पन्न कर लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं, जिससे कि जो हमारे मुख का पीएच है वो 5.5 से भी कम हो जाता है, जिससे जो दांतों का इनिमल है वो नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे वो क्षय होने लगता है। इसलिए हमें
और इससे बचने के लिए दंत मंजन या क्षारीय विलयन से दांतों की सफाई करनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए। और अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। और इसका विरंजक चूर्ण है, इसे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण का यूज हम पेयजल का शुद्धिकरण करने में करते हैं, इसके पेयजल को इससे जीवाणु मुक्त करते हैं। और विरंजक चूर्ण का यूज विरंजक के रूप में भी करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो अग्निशामक यंत्र है उसमें किसका यूज किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का यूज किया जाता है। और रसोई घर में जो हम खाना बनाने में, खानों को स्वादिष्ट बनाने में भी इसी का यूज करते हैं, क्योंकि ये बेकिंग सोडा है, इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब परबल अम्ल और परबल क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण व जल बनता है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। फिर अगला, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलन जल है जब लवण के साथ में निश्चित संख्या में जुड़े जो जल के अणुयुक्त यौगिक होते हैं वही क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। जैसे कि धावन सोडा है, जिप्सम है। धावन सोडा उसमें Na2CO3.10H2 है, तो इसमें जो निश्चित संख्या में 10 जल के अणु है यही क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। और जिप्सम है, इसमें CaSO4.2H2 यानी इसमें जल के अणु है 2। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला कि धावन सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र बताइए। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। और धावन सोडे का निर्माण कौन सी विधि से किया जाता है तथा इसका उपयोग भी बताइए। तो जो धावन सोडा है इसका निर्माण किया जाता है साल्वे विधि के द्वारा और इसका उपयोग करते हैं हम जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है और इसका मुख्य उपयोग बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे पॉप या POP भी कहा जाता है और इसका निर्माण है वो जिप्सम से होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो इसका निर्माण है वो जिप्सम से होता है। इसका यूज करते हैं टूटी हड्डियों को जोड़ने में और मूर्तियाँ और सजावटी सामान को बनाने में। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, साबुन व अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। तो साबुन व ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साबुन व अपमार्जक क्या होता है, इसमें क्या अंतर है? तो साबुन यह उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक होते हैं ये उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त सोडियम या पोटेशियम के होते हैं सल्फेट व सल्फोनेट लवण। तो साबुन है ये मृदु जल में भी कार्य करता है और अपमार्जक मृदु जल में ही कार्य करता है केवल, लेकिन अपमार्जक है ये कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य कर सकता है। अगला है, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है? तो साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो और अघुलनशील कैल्शियम व मैग्नीशियम संकुल का निर्माण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन व अपमार्जक कपड़ों का शोधन कौन सी विधि द्वारा करते हैं? तो वो विधि है मिशेल निर्माण द्वारा। इसमें हाइड्रोकार्बन या फिर जो हाइड्रोकार्बन का पूंछ या टेल पार्ट होता है वो जल विरोधी होता है, यह जल में नहीं घुल पाता है और ये अंदर की ओर उपस्थित होता है, तथा जो कार्बोक्सिलेट या फिर जिसका धुरीय भाग होता है वो जल स्नेही होता है, ये मिशेल का निर्माण करके और बाहर की ओर उपस्थित होता है, जिससे कि और मिशेल का निर्माण हो जाता है। और इस विधि के द्वारा साबुन व अपमार्जक के द्वारा कपड़ों का शोधन होता है। फिर अगला है, किन्हीं 2 परबल अम्ल व क्षार के नाम बताइए। तो परबल अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और परबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। फिर किन्हीं 2 सोडियम लवणों के नाम लिखिए। तो 2 सोडियम लवण है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसे हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका
यूज है वो खाना बनाने के लिए किया जाता है। फिर अगला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं और इसका उपयोग अब कपड़े के धोने में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट और इसका जो सूत्र है वो है CaSO4.12H2O। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।